नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,358 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 653 लोग संक्रमित। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। लुधियाना बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मुल्तानी जर्मनी में गिरफ्तार। पाकिस्तान आने जाने को लेकर भी जांच जारी। प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा, आज मेट्रो समेत कई परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की दी चेतावनी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,358 नए केस सामने आए हैं। वहीं 293 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 653 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 75,456 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की भी संख्या बढ़कर 4,80,290 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 64,501 रिकवरी हुई है, जिसके बाद अभी तक 3,42,43,945 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 142 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 72,87,547 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 142 करोड़ 46,81,736 डोज दी जा चुकी हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सोमवार की रात उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें कोरोना के सामान्य लक्षण है। गांगुली को कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 49 साल के गांगुली एक बार के अंदर दूसरी बार अस्पताल पहुंचे। इससे पहले जनवरी में हार्ट अटैक के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन्हें कोरोना के टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके बावजूद उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच गांगुली की संक्रमण से ग्रसित होने का जो मामला है वो चिंताजनक है। भारत के अफ्रीका दौरे से पहले गांगुली काफी विवादों में भी घिरे रहे थे। इस दौरान इन्होंने ठीक पहले बीसीसीआई से विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बना दिया था। इसके बाद गांगुली ने कहा था कि कोहली से बात करने के बाद ही उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाया जाएगा। हालांकि बाद में विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनसे वनडे की कप्तानी छीने जाने से 1.5 घंटे से पहले ही उन्हें इस बारे में बताया गया था। कोहली के बयान पर गांगुली ने कहा था कि वो अब इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोर्ड इससे सही तरीके से निपटेगा। गांगुली ने कहा था कि चयनकर्ताओं ने विराट से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन विराट नहीं माने और इस्तीफा दे दिया। वहीं चयनकर्ताओं को सीमित ओवर में क्रिकेट में 2 अलग-अलग कप्तान रखने का फैसला सही नहीं लगा। इसके बाद गांगुली ने चेतन शर्मा के साथ मिलकर विराट से बात की और उन्हें पूरा विजन समझाया। विराट के मानने के बाद ही रोहित को वनडे का कप्तान बनाया गया था। पंजाब में लुधियाना की कोर्ट में हुए बम धमाके के मास्टरमाइंड को जर्मनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड का नाम जसविंदर सिंह मुल्तानी बताया जा रहा है, जो लुधियाना समेत देश के अन्य शहरों में विस्फोट की योजना बनाने वाली सिख फॉर जस्टिस का सक्रिय सदस्य है। जसविंदर सिंह मुल्तानी से एजेंसियां जो है जर्मनी की एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं। एजेंसी को शक है कि मुल्तानी भारत के विभिन्न शहरों में धमाका करने की साजिश में शामिल है, जिसमें लुधियाना भी शामिल था। जसविंदर सिंह मुल्तानी पंजाब के होशियारपुर में मुकेरिया का रहने वाला है और इसका जन्म 1976 में हुआ था। बताया जा रहा है कि मुल्तानी 2 भाई हैं और दोनों जर्मनी में दुकान चलाते हैं। क्या मुल्तानी पाकिस्तान गया था या नहीं, एजेंसियां इसको लेकर भी उससे पूछताछ कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर हैं। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पीएम मेट्रो
ट्रेन समेत 2 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही आईआईटी के दीक्षांत समारोह में वे छात्रों को डिग्री व पदक प्रदान करेंगे। पीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी रहेंगे। पीएम ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो कानपुर को मेट्रो मिल रही है और दूसरा आईआईटी कानपुर से आप जैसे होनहार युवा मिल रहे हैं। आज जिन छात्रों को सम्मान मिला है उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आज यहां पहुंचे हैं और जो योग्यता हासिल की है उसके पीछे आपके माता पिता, टीचर्स, प्रोफेसर जैसे अनगिनत लोग होते हैं। उन सबकी बहुत मेहनत रही है, कुछ ना कुछ योगदान रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी के सहयोग की सराहना की। साथ ही कहा कि सरकार 5 सालों में 250 स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोफेसर अभय ने सम्मानित भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी बतौर वरिष्ठ अतिथि समारोह में शामिल होना था, लेकिन वह किन्हीं कारणों से नहीं आ सकी। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित है। सोमवार शाम डॉक्टरों ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की घोषणा की, जिसके बाद देर रात तक राजधानी के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं को प्रभावित कर दिया गया। अभी तक यह हड़ताल राजधानी के करीब 6 बड़े अस्पतालों में चल रही थी, लेकिन अब यह सभी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर इसमें शामिल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नीट पीजी काउंसलिंग का समय जल्द से जल्द घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। सुबह 10 बजे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हुए रेजिडेंट डॉक्टरों ने जैसे ही प्रदर्शन शुरू किया और कॉलेज परिसर से बाहर आए, दिल्ली पुलिस ने चंद मीटर पर ही उन्हें रोक दिया। आईटीओ स्थित शहीद पार्क के पास हजारों की तादाद में जुड़े डॉक्टरों को जब पुलिस ने रोका तो वे सड़क पर ही बैठ गए, जिसके चलते दिल्ली गेट से आईटीओ की ओर आने जाने वाले मार्ग जो है पूरी तरीके से वहां पर जाम लग गया। कई घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। इसी बीच केंद्र सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार भी डॉक्टरों से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन समाधान नहीं निकलने के बाद जैसे ही वह धरना स्थल से रवाना हुए, कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस ने शक्ति बल का प्रयोग करते हुए डॉक्टरों को हिरासत में लेना शुरू किया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ और पुलिस व डॉक्टरों के बीच जो है वो तनातनी भी शुरू हुई। हिरासत में लिए डॉक्टरों को देर शाम पुलिस राजेंद्र नगर थाना ले गई और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,358 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 653 लोग संक्रमित। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। लुधियाना बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मुल्तानी जर्मनी में गिरफ्तार। पाकिस्तान आने जाने को लेकर भी जांच जारी। प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा, आज मेट्रो समेत कई परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की दी चेतावनी। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले, चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे, चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता, चला चल, ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले, चला चल चला चल, सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए, चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
भाजपा की जन विश्वास यात्रा मंगलवार को सुबह 11 बजे भदोई में पहुंचेगी। जगह जगह से होकर यात्रा विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचेगी। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार गृह मंत्री दोपहर 3:45 पर आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर इंटर कॉलेज के मैदान में सोमवार को तैयारियां चलती रही। रविवार की देर रात गृह मंत्री का प्रोटोकॉल आने के बाद जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी। इसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मंच के सामने डी बनाने में लगे रहे। खान पान की व्यवस्था के लिए भी पूर्ति और विपणन अधिकारी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सीएमओ को दी गई है। सभा स्थल पर एम्बुलेंस संग अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया है। टेंट कर्मचारी पूरे दिन पंडाल सजाने में लगे रहे। जीआईसी मैदान के पूर्वी छोर पर भीड़ को निकालने के लिए बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। दोपहर बाद जिलाधिकारी आरिका अखौरी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड स्थल और जनसभा स्थल का भी निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए टीमें लगा दी गई हैं। सभा स्थल की ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। इसके अलावा 500 से अधिक कांस्टेबल, सिपाही संग कई थाना प्रभारी और सीओ की भी ड्यूटी लगाई गई है। सुर्खियों में आए कन्नौज के इत्र एंड कंपाउंड कारोबारी पीयूष जैन का कारोबार दुनिया के करीब 50 देशों में फैला है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई की टीम की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। घर, गोदाम और कारखाने से करीब 10 देशों का केमिकल भी मिला है। साथ ही देश और विदेशों में भेजे जाने वाला करीब 100 तरह का कंपाउंड भी बरामद हुआ है। टीम ने सभी के सैंपल ले लिए हैं। सोमवार को डीजीजीआई की टीम को शहर के छिटपट्टी मोहल्ले में कारोबारी पीयूष जैन के घर, गोदाम और कारखाने से करोड़ों रुपए की कीमत के केमिकल मिले हैं। ये केमिकल फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, कुवैत, इंडोनेशिया, नेपाल, सऊदी अरब और तेहरान से मंगाए जाते थे। करीब 100 तरह के केमिकल कंपाउंड तैयार भी मिले हैं। दुनिया की किन किन देशों और देश में इस राज्यों में से इन्हें भेजा जाना था, इसके दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे। टीम ने शीशियों में इसका सैंपल भरकर सुरक्षित कर लिया है। कारोबारी पीयूष जैन ने घर में लैब भी बना रखी थी। केमिकलों का मिश्रण कर शोध से वह कई तरह के कंपाउंड और सिंथेटिक वेस्ट भी तैयार करता था। फार्मूला सफल होने के बाद वह इसे महंगे दामों पर साबुन, सौंदर्य उत्पाद, पान मसाला, गुटखा जैसी कंपनियों को निर्यात करता था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहन चालक कुछ दिन और बिना टोल फीस के चल सकेंगे। 25 दिसंबर से टोल वसूली अभी है वो टल गई है। एनएचआई के अधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय से स्वीकृत मिलने पर टोल वसूली शुरू की जाएगी। अभी इसके लिए नई तारीख तय नहीं की गई है। चिपियाना आरओबी को छोड़कर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की 4 फेज बनकर तैयार हो चुके हैं। 23 दिसंबर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डासना के पास एएपीआरसी बेस टोल फीस कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया था। 25 दिसंबर को सुबह 8 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू की जानी थी। इसके लिए पाथवे नाम की कंपनी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी और कंपनी ने तैयारी भी पूरी कर ली थी। इसके बावजूद टोल वसूली शुरू नहीं हो पाई है। एनएचआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार का कहना है कि टोल फीस कलेक्शन शुरू होने के लिए मंत्रालय से एक और अनुमति की जरूरत होती है। यह अनुमति अभी तक नहीं मिली है। टोल कलेक्शन के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किए जाने की अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद टोल कलेक्शन शुरू कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि इसके लिए अभी कोई नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, जल्द ही तारीख तय हो जाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाने के बाद दिल्ली से मेरठ जाना बेहद आसान हो गया है। करीब 60 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के जरिए महज 40 मिनट में दिल्ली सराय काले खां से मेरठ तक का जो सफर है उसको तय किया जा सकता है। गाजियाबाद के डासना से महज 20 मिनट में मेरठ काशी टोल तक का सफर पूरा हो जाता है। इसके बन जाने से वाहन चालकों को समय के साथ साथ ईंधन की भी बचत हो रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने से लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते अगले कुछ महीनों में मामलों की संख्या में भी वृद्धि होगी। साथ ही विशेषज्ञों ने आगाह किया कि कोरोना वायरस फरवरी में चरम पर पहुंच सकता है। सोमवार को कोरोना के 331 नए मामले दर्ज किए गए। संक्रमण दर भी बढ़कर 0.68% हो गई है। वहीं रविवार को 0.55% संक्रमण दर के साथ 290 मामले सामने आए थे। 1 दिसंबर को 0.7% संक्रमण दर के साथ 39 नए मामले दर्ज किए गए थे। अगले दिन सकारात्मकता दर घटकर 0.6% हो गई, जबकि नए
मामलों की संख्या 41 थी। दिसंबर की शुरुआत से 10 गुने की रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। 9 दिसंबर से 15 के बीच दिल्ली में औसतन 48 दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच बढ़कर 95 हो गए। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो साप्ताहिक आधार पर यह 49.47% की वृद्धि थी। महामारी विज्ञानी गिरिधर आर बाबू ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते संख्या बढ़ रही है, जो अत्यधिक वो चिंता का विषय है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जंग जीत चुके 22 किसान संगठनों के आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान करने के 24 घंटे बाद ही सियासी दलों के सुर बदलने लगे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का केवल भाजपा को छोड़कर सभी दलों ने समर्थन किया था और ये दल अपने आप को किसान हितैषी पार्टी बता रहे थे, लेकिन अब माहौल बदलने लगा है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा ने किसान नेताओं के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उन पर किसान आंदोलन का सियासी लाभ लेने का आरोप लगाया जा रहा है और आंदोलन के दौरान हुई फंडिंग का हिसाब भी जनता के सामने रखने की मांग कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के 32 में से 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा का गठन कर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इन संगठनों ने वरिष्ठ किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को मुख्यमंत्री चेहरा भी घोषित कर दिया है। साल भर गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर एसकेएम ने किसान आंदोलन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल और नेता को किसान आंदोलन के मंच पर चढ़ने नहीं दिया था, लेकिन आंदोलन के बाद खुद राजनीति में उतर जाने के कारण किसान संगठन विरोधियों के ही नहीं, समर्थकों के भी निशाने पर आ गए। सबसे पहला निशाना यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रधान वरिंदर सिंह ढिल्लों ने साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि जो किसान नेता राजनेताओं को अपने मंच पर भी चढ़ने नहीं दे रहे थे, वह अब अरविंद केजरीवाल को अपना नया बॉस बताने लगे। हालांकि ढिल्लों ने किसान नेताओं के चुनाव लड़ने पर तो सवाल नहीं उठाया, लेकिन उनके आम आदमी पार्टी से गठजोड़ की चर्चाओं के सहारे अपना ऐतराज अवश्य जता दिया। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ करना आंदोलन में शहीद हुए किसानों का अपमान है। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,358 नए केस दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 653 लोग संक्रमित। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। लुधियाना बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मुल्तानी जर्मनी में गिरफ्तार। पाकिस्तान आने जाने को लेकर भी जांच जारी। प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा, आज मेट्रो समेत कई परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से गुस्से में डॉक्टर, सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की दिए चेतावनी। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अपनी सुरक्षा में तैनात एक थानेदार को गलत शब्द बोलने के बाद पंजाब पुलिस में किरकिरी झेल रहे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को अपने हल्के के ही एक हवलदार ने चुनौती दे दी है। पूर्वी हल्के के हवलदार संदीप सिंह ने उन्हें विधानसभा चुनाव 2022 में जवाब देने की बात भी कही है। संदीप सिंह का वीडियो शहर में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूर्वी हल्के में रहने वाले पंजाब पुलिस के हवलदार संदीप सिंह ने कहा कि मैं आपके हल्के में रहता हूं। 10 साल पहले उन्होंने उनकी पत्नी नवजोत कौर को वोट डाला था। 5 साल पहले जब वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, तब भी उन्हीं को वोट डाला था। बेशक अब आप एक आइकॉन हो, परमात्मा आपको आने वाले समय में सीएम बनाए और मेरी भी यही इच्छा है, बाकी पंजाबियों पर निर्भर है। सिद्धू साहिब, तुम्हारे बयान ने मुझे हर्ट किया है, जिसमें आपने एक थानेदार को खंगूरा मारकर पैंट गीली करने की बात कही थी। हवलदार संदीप सिंह ने कहा कि मैं थानेदार तो नहीं, अभी हवलदार हूँ, मगर वट देकर कहता हूं कि गॉर्डर जैसा बंदा छोड़ा है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि मुझे दवा मारो, अगर मेरे माथे पर पसीने की एक बूंद भी आ जाए तो आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। हवलदार संदीप सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस की बहुत शान है, इसे नहीं रोले, मेरे वीर तुम्हारी रक्षा करते हैं, आप बदले में अब उन्हें ऐसा कह रहे हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। मैं आपको मुकाबले बहुत कमजोर हूं, मतलब पावर के तौर पर मैं कमजोर हूं, क्योंकि इस वक्त आपके पास पावर है। आपकी इस बात का जवाब विधानसभा चुनाव 2022 में दूंगा। हवलदार ने सिद्धू को चुनौती देते हुए कहा कि पूर्वी हल्के में रहते हुए 15 साल के करीब हो गए हैं और वहां के 20 से ज्यादा परिवारों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। इसे लेकर वह अपने उन परिवारों के साथ आगे भी हाथ जोड़ूंगा।
हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार का मंगलवार को विस्तार किया जा सकता है। इस विस्तार में बीजेपी और जेजेपी के एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राजभवन में शाम 4 बजे आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यह मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट का पहला विस्तार है। इस समय खट्टर की कैबिनेट में केवल 2 ही मंत्रियों की जगह खाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 27 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी। अब 2 साल 2 महीने और 1 दिन बाद खट्टर की कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग और सोमवार दोपहर मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी तो दे ही दी थी, लेकिन मंत्रियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जेजेपी की ओर से देवेंद्र बबली का नाम भी तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से डॉक्टर कमल गुप्त के अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्त, पलवल के विधायक दीपक मंगला और नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव और डूडा राम का भी नाम चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी आज देश भर में 137वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह आयोजन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस के तहत दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसी कड़ी में आज मुंबई कांग्रेस की ओर से भी कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, भाई जगताप और चरण सिंह सप्रा, बाला साहेब थोरात, अशोक चौहान, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख सहित अन्य पार्टी नेता भी जो है मौजूद रहे। कार्यक्रम सुबह अगस्त क्रांति मैदान में शुरू हुआ। साल 1885 28 दिसंबर के दिन मुंबई के गोपाल दास संस्कृत कॉलेज मैदान में देश के विभिन्न प्रांत के राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के लोग एक साथ मंच पर इकट्ठा हुए थे। ये राजनीतिक एकता एक संगठन के रूप में बदल गई, जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष श्री WC बनर्जी बने। कांग्रेस पार्टी अब तक देश को 7 प्रधानमंत्री दे चुकी है। इनमें साल 1947 से 1964 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर रहे। साल 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद पर रहे। इंदिरा गांधी साल 1966 से 1977 प्रधानमंत्री पद पर रही। इसके बाद साल 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहे। PV नरसिम्हा राव साल 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री रहे और आखिर में मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं से पहले परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पहले की तरह छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2022 का ऐलान अपने इस साल के आखिरी मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि परीक्षा 2022 में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी एक ऑनलाइन प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जाएगी। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का भी जिक्र करते हुए कहा था कि इस साल भी परीक्षाओं से पहले मैं छात्रों के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 28 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा में अपने सुझाव देने के लिए छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स 28 दिसंबर से 20 जनवरी 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हर साल की तरह अगले साल की शुरुआत में परीक्षाओं पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण यह कार्यक्रम अप्रैल में वर्चुअली आयोजित किया गया था। वहीं पीएम मोदी का छात्रों के साथ जुड़ने का पहला कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा एक का आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 16 फरवरी 2018 को किया गया था। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा भी की जाएगी और इस पर फैसला होगा। अगर दिल्ली में ग्रैब लागू हो जाता है तो स्कूल, सिनेमा घर व जिम बंद हो सकते हैं। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल में दुकानों पर ऑड इवेंट सिस्टम भी लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 165 हो गए हैं, जो कि दूसरे नंबर पर है। वहीं महाराष्ट्र 167 केस के साथ पहले नंबर पर पहुंच गया। इसके साथ देश में कोरोना की तीसरी लहर का डर भी सता रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान भी किया था। यह रात 11 बजे
बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि अगर कोरोना संक्रमण दर लगातार 2 दिन तक 0.55% पर बनी रही तो 4 चरणों वाली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो लागू हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।